आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 11 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आज का टॉपिक है। और इससे पहले इंडियन पॉलिटी का ही लूसेंट सीरीज जो मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी पूरा करवा दिया गया है। इंडियन ज्योग्राफी का पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग उससे पूरा इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ सकते हैं लूसेंट से। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में भी 7 वीडियो इससे पहले डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग को पॉलिटी भी देखना है तो पॉलिटी भी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है। और इसी तरह से लूसेंट सीरीज में जुड़िए आप लोग और अच्छे से पढ़िए। देखिए, हम आपको बताएंगे कि बिहार दरोगा में कितना क्वेश्चन लूसेंट से पूछा गया है, वो भी हम मार्क कर करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे पीला कलर से रंगा हुआ है, तो ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से हम आपको बताते भी चलते हैं कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और लूसेंट सफिशिएंट है कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा बुक है। इस पर आप लोग कमांड पा लिए तो रिजल्ट निश्चित हो जाएगा आप लोग का। तो लूसेंट से जुड़िए और लूसेंट को अच्छे से पढ़िए। लूसेंट को याद भी करना होता है, रटना भी पड़ता है, तब जाके रिजल्ट होता है। तो इसीलिए लूसेंट बहुत अच्छा बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है वो भाग 4 में है। और अनुच्छेद अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसको सबसे पहले याद रखिए कि पूछेगा कि बताइए नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत आता है। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिए, 3 चीज़ याद रखिए। कौन से भाग में है नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 में हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल अनुच्छेद कितना में है, तो 36 से 51 अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांत दिया हुआ है। और फिर पूछेगा कि कहाँ के संविधान से या किस देश के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। और बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि बताइए कहाँ के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। उसके बाद इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। आप इसे न्यायालय में लागू नहीं कर सकते हैं या इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकतित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कह रहा है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते हैं, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकतित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए क्या है, आधारभूत है। आगे देखिए, नोट में है कि भीमराव अंबेडकर ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। देखिए, ये चीज़ पहले तो हम नहीं पढ़े थे, लेकिन इस बार देख रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा है, भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए यहाँ से कि बताइए किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है, किसने, तो ये हो जाएगा आपको भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। अब देखिए, यहाँ जो आप लोग पीला कलर से देख रहे हैं, यहाँ पे कलर किया हुआ है, ये 1275 दरोगा सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए, हम आपको हर उस क्वेश्चन को दिखाएंगे जो कहीं न कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। और लूसेंट का महत्व इसी से पता चलता है कि लूसेंट कितना अच्छा बुक है और आप उसे फॉलो करके रिजल्ट पा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पीला कलर से कलर किया हुआ है और 1275 सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। SI 1275 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत जल्द हम वीडियो लेके आएंगे कि लूसेंट से कितना क्वेश्चन बिहार दरोगा 1275 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग 60 के आसपास जो है आपको लूसेंट से देखने को मिल जाएगा। 60 क्वेश्चन कम नहीं होता। फिर आपको करंट अफेयर्स भी होता है, SPD से आप 10 नंबर का भी अगर करंट पूछा तो 10 नंबर आप उससे भी पा सकते हैं। 60 नंबर का लगभग लूसेंट से आपको मिल जाएगा।
तो क्या दिक्कत है, रिजल्ट तो आपका उसी में हो जाएगा। तो इसलिए लूसेंट काफ़ी अच्छा बुक है। देखिए यहाँ पे विथ प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं। अगर आप लोग को लग रहा है तो आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, अपने सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। पूछा गया था क्वेश्चन कि बताइए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है वो किस में निहित है, तो नीति निर्देशक तत्व में है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के संविधान में, फिर से पढ़ लीजिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा फिर से कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है, आर्टिकल 36 से 51 में आता है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसको। और भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूछ देगा तो बताइएगा कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। तो किसके उद्देश्य से, तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से संविधान में नीति निर्देशक तत्व को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे नोट में क्या बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। और यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में क्या किया गया है, समाविष्ट किया गया है। और यह प्रपत्र जो है 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कौन कौन से है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत वो निम्न है। तो क्या सब आप पढ़ते हैं, देखिए अनुच्छेद 38, जैसा कि हमने बताया था कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व आता है। तो यहाँ से स्टार्ट है, देख लीजिए अनुच्छेद 38 में क्या है, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 का था 38 कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 38 कह रहा है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। आगे अनुच्छेद 39 में कह रहा है कि सब ये नीति निर्देशक तत्व में ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 39 कह रहा है कि इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत उल्लेख है। अनुच्छेद 39 में क्या है, आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। फिर है 39 के क, अनुच्छेद 39 के क में क्या दिया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। कह रहा है कि पुरुष और स्त्री दोनों को, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हो, ये कह रहा है अनुच्छेद 39 के क कह रहा है। फिर अनुच्छेद 39 के ख में क्या कह रहा है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके और इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। ध्यान से पढ़िए कि 39 का क कह रहा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। और 39 का ख कह रहा है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके और इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का क्या कर सकता है, राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 39 के ग क्या कह रहा है, अनुच्छेद 39 के ग में कह रहा है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए
केंद्रण ना हो, यानी कि धन का समान वितरण हो। धन का समान वितरण कह रहा है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का क्या हो, सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण ना हो, यानी कि धन का क्या हो, समान वितरण। तो ऐसे ही पूछ देता है कि धन का समान वितरण कौन से आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 39 के गौ नीति निदेशक तत्व में, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है 39 के घ, जिसको भी पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 39 के घ में कहा गया है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से आर्टिकल में है, तो ये हो जाएगा आपको 39 के घ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 के घ, नीति निदेशक तत्व। आगे है 39 के अंग। 39 के अंगों में क्या है, तो कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्थन का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। तो कह रहा है अनुच्छेद 39 के अंगों में हुआ कि कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्थन का क्या हो, दुरुपयोग नहीं हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के क्या हो, अनुकूल हो। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 39 के चौ में क्या कह रहा है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। कह रहा है 39 के चौ में कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों व अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। खंड 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। खंड 4 जो है इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 में क्या है, देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा, देखिए जितना भी पीला कलर से कलर किया हुआ है दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको देखिए घेरा हुआ है और पीला कलर से कलर किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन दरोगा में इस बार दिया था। इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन था इसी चैप्टर से, नीति निदेशक तत्व से, जो मिलान करने के लिए दिया गया था। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। एक क्वेश्चन इससे पहले ऑलरेडी दिखा चुके हैं आप लोगों को कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें है, तो वो नीति निदेशक तत्व में। अब देखिए दूसरा ये था, यहाँ पे अभी लगातार 2-3 को मिलेगा जो कि मिलान करने के लिए दिया था। तो ये मिलान करने वाला है क्वेश्चन, इस दरोगा में भी पूछा गया क्वेश्चन है इस बार 1275 में। अगर नहीं है तो आप लोग उल्टा के देख सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन। और भी अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अब देखिए आगे है अनुच्छेद 41। इसमें क्या गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 41 हो जाएगा। अब आगे देखिए नोट में दिया हुआ क्या है, 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। फिर से देखिए 15 अगस्त 1995 को से प्रारंभ आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम। कौन सा, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है और इसका उद्देश्य जो है वो है गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। आगे है कि वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल है। वर्तमान में इसमें कितनी योजनाएं शामिल है, 5 योजनाएं। पहला क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और पांचवा है अन्नपूर्णा योजना। इसको ध्यान रखिएगा। 5 योजना कौन कौन सा है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और पांचवा अन्नपूर्णा योजना। ये है पांचों। अब देखिए अनुच्छेद 42 में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 42 में है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध है। ये हो जाएगा अनुच्छेद
42 में। अब अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ मिलान करने के लिए बोले थे, ये भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा है 1275 वाले में, ये भी मिलान में दिया गया था। देखिए कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये हो जाएगा अनुच्छेद 44। इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है 1275 बिहार दरोगा में इस बार। तो अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, और बहुत से एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है नागरिकों के लिए बताइए समान सिविल संहिता कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो है यह है अनुच्छेद 46 में। आगे है अनुच्छेद 47। इसमें क्या है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ये हो जाएगा अनुच्छेद 47 में। क्या कर रहा है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 47 के तहत। अब देखिए ये भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया, अनुच्छेद 48 क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कह रहा है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में इस बार 1275 में पूछा गया है कि बताइए कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48। उसके बाद है अनुच्छेद 48 के क, तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 के क। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा। आगे है अनुच्छेद 49। क्या कह रहा है? कि अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 49। फिर से देखिए कि अनुच्छेद 49 में क्या है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है और स्थानों व वस्तुओं का क्या है? संरक्षण है। फिर आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा 1275 में पूछा गया। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया था। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण हो जाएगा आर्टिकल 50 हो जाएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 51 में क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 51 में है। आगे उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 के क। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 350 के क। इसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना कौन सा आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 350 के क में है। और अनुच्छेद 351 में क्या है? तो हिंदी को प्रोत्साहन देना, सिर्फ हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351, और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनुच्छेद 350 के क हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे है नोट में क्या है देख लेते हैं, एक सेकेंड। नोट में देखिए, राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन जो है केटी शाह का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन जो है केटी शाह का है। किसका है यह कथन? केटी शाह का, कि राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? यह कथन है केटी शाह का। चलिए अब आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक सिद्धांत में अंतर क्या सब है वो हम लोग देखते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है। राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति, यहाँ पे देख लीजिए मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत में अंतर क्या सब है। यहाँ इस तरफ दिया हुआ है नीति निदेशक सिद्धांत और इस तरफ दिया हुआ है मौलिक अधिकार। तो चलिए पढ़ते हैं नीति निदेशक तत्व के बारे में। पहले देखिए नीति निदेशक तत्व जो है यह आयरलैंड के सिद्धांत से, संविधान से लिया गया है। आप लोग को सबको पता है कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। वहीं पे मौलिक अधिकार की बात करें तो यह यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। नीति निदेशक तत्व लिया गया कहाँ से?
आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, नीति निषेधक सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। सही है, नीति निषेधक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया गया है। वहीं पे मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है और नीति निषेधक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया गया है। अब तीसरा देखिए, नीति निषेधक सिद्धांत, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, यानी कि नीति निषेधक सिद्धांत को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वहीं पे मौलिक अधिकार में है कि आप मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चौथा है कि यह नीति निषेधक तत्व में क्या है कि यह समाज की भलाई के लिए है। नीति निषेधक तत्व जो है यह समाज की भलाई के लिए है, और मौलिक अधिकार यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। कहता है ना व्यक्ति कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है मौलिक अधिकार, और नीति निषेधक तत्व जो है ये समाज की भलाई के लिए है। आगे है नीति निषेधक तत्व में, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। नीति निषेधक तत्व के पीछे जो है राजनीतिक मान्यता है, वही मौलिक अधिकार के पीछे क्या है, कानूनी मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, याद रखिएगा। आगे है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। नीति निषेधक तत्व के बारे में है कि यह सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। वहीं पे मौलिक अधिकार के बारे में है, यह सरकार के महत्व को क्या होता है, घटाता है। सरकार के महत्व को मौलिक अधिकार घटाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और नीति निषेधक तत्व जो है सरकार के अधिकारों को क्या करता है, बढ़ाता है। आगे है, सातवां है कि यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। इसमें कह रहा है कि नीति निषेधक तत्व जो है राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही यह नागरिक को प्राप्त होता है। वहीं पे मौलिक अधिकार की बात करें तो यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को क्या हो जाता है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो पूरा हो गया है। चैप्टर, आज का चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 12, आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है मौलिक कर्तव्य। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। आज हम लोग ने पढ़ा नीति निषेधक तत्व के बारे में। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा हो, वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और वही ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या लेके आना चाहिए मटेरियल में। तो आप लोग उस तरह से बता सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।